हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पर। स्ट्रगल मैक्स मैन परफेक्ट। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो देखिएगा। स्ट्रगल जो होता है ना वो साइंस में भी लागू होता है। कैसे? जैसे जैसे समय बीतता है ना, साइंस अपने में स्ट्रगल करके एडवांस रूप बनते जाता है, एडवांसनेस आता है। जैसे मेंडल के पहले कोई जीन जेनेटिक्स सेल वेल कुछ नहीं ज़्यादा जानता था। मेंडल जैसे ही मेंडल साहब आए, कितना गजब का जेनेटिक्स का कंसेप्ट दे दिए वो। आज देखिए बायो मॉडर्न ही बायोटेक वेटेक के कारण हो रहा है। बायोटेक समझ रहे हैं? हर एक मेडिसिन, हर एक जीन का इन्फ्लुएंस चेक कर रहे हैं, करेक्टर कौन कंट्रोल कर रहा है, करेक्टर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो चाहे वो बना रहे हैं जीव के अंदर। साइंस एडवांस हो रहा है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना वो है हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी या किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज़ नॉट वो वाला किंगडम जो राजा महाराजा कि मेरा क्षेत्र यहाँ तक है, तुम्हारा क्षेत्र वहाँ तक है, ये दोनों किंगडम हो गया अलग अलग, वो वाला नहीं। ये किंगडम होता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो पढ़े थे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम या डिवीजन, फिर किंगडम, वो वाला किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के पिता या फादर ऑफ जूलॉजी। अब ये जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी बोले तो ब्रांच, ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जिसमें एनिमल को पढ़ते हैं, क्योंकि जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कौन होता है? जानवर होता है। ठीक है। तो एरिस्टोटल है फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। अच्छा, एक चीज़ और, पहले के साइंटिस्ट में क्या था कि वो एनिमल का अध्ययन जो है ना थोड़ा लेटर स्टेज में स्टार्ट हुआ। मतलब पहले वो प्लांट पे फोकस ज़्यादा करते थे। क्योंकि ज़रा सोच के देखिए, अभी ना हम लोग के पास खाना बहुत है। पहले के टाइम पे जो सबसे मेन चीज़ था ना वो था क्रॉप, उसमें भी भोजन वाला क्रॉप, मतलब क्रॉप सबसे मेन चीज़ था। तो फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी ये क्या किए? प्लांट को कैटेगराइज किए। प्लांट को कितने ग्रुप में बांट दिए? 3 ग्रुप में। ये बोलते हैं पहला प्लांट ऐसा जो ट्रीज होगा, दूसरा सर्ब होगा और तीसरा हर्ब होगा। तो इनसे बाकी सब पूछने लग गया, भाई अब प्लांट को बांट रहे हैं, एनिमल से क्या दुश्मनी है? अब कुत्ता बिल्ली इनके पास जो होगा, चूहा होगा, वो पूछ रहा होगा कि हमसे क्या दुश्मनी हो गया है कि अब प्लांट को बांट रहे हैं, हमको बांटिए नहीं रहे। अच्छा, बांटने से क्या फ़ायदा होगा? अध्ययन आसान हो जाएगा। तो बाकी सब पूछने लग गया होगा इनसे कि भाई साहब हमसे क्या दुश्मनी हो गया कि हमारा तुम अध्ययन नहीं करना चाहते हो? तो दूसरे साइंटिस्ट इनको सपोर्ट करने के लिए एक और आ गए, थियोफ्रेस्टस। कौन आ गए? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब जो हैं एक बुक लिखे जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इनको एक और चीज़ बोलते हैं फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ बॉटनी। अब ये बॉटनी क्या होता है वो सुनिए। बॉटनी बॉटनिकल गार्डन से आया है शब्द। अब ये बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ हम लोग पेड़ पौधा को रखते हैं। अब पेड़ पौधा रखते नहीं है, एक्चुअली में ग्रो करते हैं, रख तो सकते ही नहीं है। मेरे ऐसे तोड़े कि हम जाएंगे, बरगद का पेड़ है 500 साल पुराना, उसको उखाड़े बोले बेटा चलो रख लो। बरगद का पेड़ कहने का मतलब है ऐसा पेड़ जहाँ पेड़ पौधा ग्रो करते हैं। एंशिएंट टेक्सोनॉमी मतलब क्या है? ऐसा टेक्सोनॉमी का भाग जो पहले कार्लस लिनियस साहब के पहले यूज होता था, तो उसको बोलते हैं एंशिएंट टेक्सोनॉमी। और ये बुक कौन सा लिखे थे? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक में ये प्लांट को 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 4। पहला भाग दे दिए ट्रीज, दूसरा भाग दे दिए सर्ब, तीसरा भाग दे दिए अंडर सर्ब और चौथा भाग दे दिए हर्ब। मतलब ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किए हैं। आप देखिए, ये बस इस सर्ब को 2 भाग में बांट दिए हैं, सर्ब एंड अंडर सर्ब में। ये जो मेन चीज़ दिए थे ना वो ये 3 शब्द दिए थे। कितना वर्ड दिए थे? 3 वर्ड। प्लांट को 3 और क्लासिफाई किए थे। ये बोले थे एक प्लांट ऐसा जो एनुअल, दूसरा बाइनियल और तीसरा पेरेनियल। क्या होता है वो सुनिएगा। सबसे पहले तो ये प्लांट को कैटेगराइज कर दिए ट्री, सर्ब, अंडर सर्ब। अच्छा, ये होता क्या है? ट्रीज मतलब हुआ बड़ा पेड़, सर्ब का मतलब हो गया पेड़ नहीं एक्चुअली में, ये सर्ब मतलब हो गया प्लांट झाड़ी वाला, अंडर सर्ब का मतलब हो गया उससे छोटा साइज का, और हर्ब का मतलब हो गया घास जो सबसे छोटा छोटा होता है ना, वो हो गया हर्ब। ये एक्चुअली में ग्रोथ हैबिटेट पे डिवाइड हो रहा है। मतलब हाइट कितना बढ़ता है,
ये एनुअल, बाइनियल, ट्राइनियल शब्द भी कौन दिए थे? थियोफ्रेस्टस साहब। थियोफ्रेस्टस साहब एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल शब्द दिए थे। क्या मतलब है इसका वो देखिएगा। एनुअल मतलब होता है ऐसा प्लांट जो एक ही सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सके। बाइनियल मतलब होता है ऐसा प्लांट जो कम से कम दो सीजन ले लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। और पेरेनियल मतलब होता है ऐसा प्लांट जो 2 से ज़्यादा सीजन ले लाइफ साइकिल। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको पोटैटो दिए। अच्छा, लाइफ साइकिल और लाइफ स्पेन में क्या अंतर होता है वो समझ लीजिए। एक शब्द है लाइफ साइकिल और दूसरा शब्द है लाइफ स्पेन। लाइफ साइकिल का मतलब होता है खुद पैदा हुए उस समय से अपने जैसा कब पैदा कर रहे हैं, मतलब बर्थ होने से लेके बर्थ करने तक। जैसे कोई इंसान है, मान लीजिए मेरा जन्म हुआ था, अभी मेरा लाइफ साइकिल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मेरा आगे का जनरेशन आएगा मेरे थ्रू, तो मेरा लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा? पूरा। लाइफ स्पेन का मतलब होता है खुद पैदा हुए और कब तक मरेंगे, किस डेट में मरेंगे, तो वो हो गया। तो हम जहाँ भी बोल रहे हैं वो लाइफ साइकिल बोल रहे हैं, लाइफ स्पेन नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लाइफ स्पेन के आधार पे हम इस एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल को डिस्क्राइब किए हैं। जैसे हम आपको गन्ना का खेत दिए, कहे बेटा ये गन्ना ले लो और इसको उगाओ, तो बोलिएगा सर गन्ना जो है अगर हम 15 महीने का ये होता है, कितने महीने का? 15 मंथ का। अब 15 मंथ में ज़रा सोच के देखिए, हमारे यहाँ 12 मंथ में 3 सीज़न तो कम से कम जाएगा। बेसिक अगर 4 सीज़न होता है, अगर बेसिक ले तो 3 आएगा, ठंडा, वर्षा और गर्मी, ये 3 सीज़न। ये 12 महीना में ये 3 सीज़न कवर कर देगा, तो मतलब ये कौन सा क्रॉप हो जाएगा? पेरेनियल। हम अगर गेहूँ लेंगे तो गेहूँ 1 सीज़न का क्रॉप हो जाता है। गेहूँ मतलब व्हीट, चावल, ये सब कितने? 1 सीज़न में। वर्षा ऋतु खत्म हुआ, खत्म। उसके बाद एनुअल में मतलब वो 1 सीज़न का था एनुअल। बाइनियल में आलू में हम कभी भी बीज नहीं देखे हैं, हम लोग आलू से वेजिटेटिव हैं, लेकिन अगर उसको बीज के लिए ग्रो करेंगे तो वो 2 सीज़न में जाके पूरा होता है, तो वो हो जाएगा बाइनियल। मतलब थियोफ्रेस्टस साहब हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखे, जिसमें से वो प्लांट को पहले इतने भाग में बांटे ग्रोथ के अनुसार, फिर प्लांट को 3 और भाग में बांटे उसके लाइफ साइकिल के अनुसार। किसके अनुसार? लाइफ साइकिल के अनुसार। बोले एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। इनसे भी एनिमल पूछ रहा होगा, इनका जो पेट एनिमल होगा पूछ रहा होगा हमसे का दुश्मनी था फ्रेस्टस साहब, हमको काहे छोड़ रहे हैं बार बार? तो एनिमल को ही बोलते होंगे बेटा देखो अभी एडवांसनेस हो रहा है, अभी हमको पहले प्लांट समझने दो, जानवर को बाद में समझेंगे। तो जानवर को समझने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं कैरोलस लीनियस। ये साहब जो है ना, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं या मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ये दोनों के हैं। प्लांट टेक्सोनॉमी के भी हैं और प्लांट टेक्सोनॉमी के भी फादर हैं और एनिमल टेक्सोनॉमी के भी फादर हैं। मतलब कैरोलस लीनियस साहब सिर्फ फादर टेक्सोनॉमी के नहीं है, उसमें प्लांट एनिमल दोनों। अब देखिए यहाँ कौन आ गया? एनिमल। अब एनिमल हो गया खुश, अब जो इनका पेट होगा खुश, अरे भाई साहब अब हमारा अध्ययन शुरू हो गया है। शुरू कौन किए हैं? कैरोलस लीनियस। जब इनका हम ओरिजिनल नाम, पहले तो ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। कौन से साइंटिस्ट थे? स्वीडिश साइंटिस्ट थे। दूसरा अगला पॉइंट, स्वीडिश साइंटिस्ट के साथ इनका नाम था कार्ल वॉन लिन। ठीक है, कार्ल वॉन लिन। ये इतना ज़्यादा प्रभावित थे लैटिन लैंग्वेज के ओरिजिन से, लैटिन लैंग्वेज से और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। आपको हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे तो बताए थे कि नाम रखने के लिए 2 वर्ड चुना गया, पहला वर्ड जेनेरिक एपिथेट, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। वहाँ हम बताए थे, जिनको नहीं पता होगा वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उनको लिंक मिल जाएगा, या द लिविंग वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। वो इतना ज़्यादा प्रभावित थे अपने काम से कि अपना नाम भी चेंज करके क्या कर लिए 2 शब्द में, कैरोलस लीनियस। ये होते हैं साइंटिस्ट, पागल हो जाते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। और साइंटिस्ट का बच्चा होना तो और ख़तरनाक हो सकता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक का पता करने के लिए कि शरीर पर क्या प्रभाव होता है इलेक्ट्रिक का, जो साइंटिस्ट ये पता कर रहे थे ना, अपना बेटिया को ही करंट लगा के कैमरा लगा दिए कि देखते हैं, तो देखते हैं बाल खड़ा होता है, कम होता है। भाई साहब साइंटिस्ट का पागल हो जाता है। ये किए क्या वो देखिएगा, ये हर एक जीव को,
हर एक जीव को 2 किंगडम में बांट दिए, मतलब ये कितना किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, 2 किंगडम। अब आ गया हमारा किंगडम सिस्टम। पहले हमारा राज्य सिस्टम नहीं, किंगडम देखिए थियोफ्रेस्टर और एरिस्टोटल किंगडम का बातें नहीं किए, उनको किंगडम से मतलब ही नहीं था, वो तो सिर्फ प्लांट का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन अब किंगडम आ रहा है, अब एनिमल बोलेगा कि ये मेरा राज्य है, प्लांट बोलेगा ये मेरा राज्य है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेगा ये मेरा राज्य है। राज्य अलग, क्षेत्र अलग, अध्ययन का क्राइटेरिया अलग। तो अब आ गया किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कैरोलस लिनियस साहब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। पहले में ये बोलते हैं कि पहला ऐसा किंगडम जिसमें एनिमल मिलेगा उसको बोलेंगे एनिमेलिया, दूसरा ऐसा किंगडम जिसमें प्लांट मिलेगा उसको बोलेंगे प्लांटी। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, एनिमेलिया और प्लांटी। अब इनसे तो भाई साहब ना एनिमल पूछा ना प्लांट पूछा, एक जीव आ गया नया। अब ये युगलीना महाराज आए और क्वेश्चन पूछे कि लिनियस बाबा हमको ये समझाइए, हमको कौन में रखिएगा, आप इसमें रखिएगा कि इसमें रखिएगा। लिनियस बाबा बोले क्यों पूछ रहे हो बेटा इससे? तो बोला देख लीजिए, हम जो हैं जब सूरज मिलेगा तो हम तो भोजन बना सकते हैं, और सूरज नहीं दीजिएगा तो हम खा सकते हैं एनिमल की तरह। अब लिनियस साहब कन्फ्यूज कि ई युगलेना बेटा को रखे तो रखे कहाँ। तो बस जैसे ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एनिमेलिया प्लांटी दिए, ये 2-4 जीव आके इनकी ऐसी तैसी बजा दिए। तो यहीं पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का डीमेरिट शुरू हो गया। आपको पता है डीमेरिट से ही मेरिट का जन्म होता है। हम जब तक पता नहीं चलेगा कि हमारे में गलती क्या है, तब तक हम सही कैसे करेंगे? पता चलेगा तभी ना गलती को सही करेंगे। इनको पता चला कि युगलेना को किस ग्रुप में रखेंगे, तो इसके लिए हमको और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। पता चला तभी तो तीसरा किंगडम आएगा, चौथा आएगा, 5वां आएगा। पता नहीं चलता था, आता ही नहीं। तो कैरोलस लिनियस साहब का काम हो गया समाप्त। इनका हो गया, गलती पकड़ा गया साइंटिस्ट को। जैसे ही गलती पकड़ाया, कहा बेटा तुम हो लो साइड। अब अगले में आते हैं 2 साइंटिस्ट एक्चुअली में आते हैं चौथे नंबर पे। एक का नाम है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दोनों मिलके बुक लिखे एक, जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम, ये कौन सा बुक लिखे थे? जेनरा प्लांटेरम। ये किंगडम के बारे में कोई जिक्र उक्र नहीं किए, और ये सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन है। आपको पता है अभी तक इसका अध्ययन किया जाता है। ये कोई मतलब किंगडम नहीं, बोले कि हमको किंगडम फिंगडम से मतलब नहीं है, हमको एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, इसके शब्द के अंतिम में क्या लगा हुआ है? फाइटा। हम पढ़ाए होंगे कि डिवीजन शब्द के सफिक्स में लगता है फाइटा। डिवीजन शब्द के सफिक्स में क्या लगता है? फाइटा। तो ये एक प्रकार का क्या है? डिवीजन। और ये एक ऐसे प्लांट का ग्रुप है जो सीड बनाता है। क्या बनाता है? सीड। अब सीड कौन बनाएगा? जो इसमें फ्लावर होगा। मतलब ये एक ऐसे प्लांट का ग्रुप है जो फ्लावर बियरिंग प्लांट है, जिसके अंदर फ्लावर है, जो एंजियोस्पर्म है। आगे पढ़ाएंगे जब प्लांट किंगडम तो बताएंगे। ये इसके 202 फैमिली को बनाए। कितना फैमिली बनाए इसमें? 202। स्पर्मेटोफाइटा को ये 3 ग्रुप में बांट दिया। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। पहले को बोलते हैं डाइकोटिलीडोनई, डाइकोटिलीडोनेई। दूसरे को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मेई। और तीसरे को बोलते हैं मोनोकोटिलीडोनेई। स्पेलिंग की ऐसी तैसी। डाइकोटिलीडोनई, जिम्नोस्पर्म, मोनोकोटिलीडोनई। इसमें लगभग है 165 फैमिली, इसमें 3 फैमिली और इसमें 34 फैमिली। देख लीजिएगा, ऊपर नीचे नहीं है, होगा चांस है। हम बोले हैं सीड बनाएं, फ्लावर नहीं बनाएं। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप है फैमिली का, जिस जिम्नोस्पर्म में ही एक ऐसा, अच्छा ए शब्द लगा हुआ है देखिए सबके आगे। फैमिली के सफिक्स में हम बताए थे ए लगेगा तो हम पहचान लेंगे फैमिली है। जिम्नोस्पर्मी एक ऐसा ग्रुप है फैमिली का जिसमें सीड बनता है लेकिन फ्लावर नहीं होता है। अब ये कैसे होता है नहीं होता है वो अपन लोग उसी समय देखेंगे। अभी अपने को बस ये देखना है कि स्पर्मेटोफाइटा, हाँ, स्पर्मेटोफाइटा को 3 मेन फैमिली में डिवाइड किया गया, डाइकोटिलीडोनई, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडोनई। इसमें 165 फैमिली था, इसमें 3 था, इसमें 34 फैमिली था। अब देखिए ये सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन है, सबसे बड़ा
नेचुरल क्लासिफिकेशन है, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन तो है लेकिन फाइलोजेनी को प्रेफर नहीं कर रहा है, फाइलोजेनी को फॉलो नहीं कर रहा है। जरा सोच के देखिए, ये डाइकोटिलेडोनरी पहले दे दिए हैं, जिम्नोस्पर्म बाद में दे दिए हैं, जबकि अगर फाइलोजेनी देखेंगे तो ये ऐसे रिवर्स होगा। अब फाइलोजेनी क्या होता है ये हम समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं। इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा फाइलोजेनी को। दूसरा, ये दोनों साहब जो है ना एक जगह काम करते थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में। कहाँ पे काम करते थे? इंग्लैंड में। और जो बॉटनिकल गार्डन में काम करता है ना उसको बोलते हैं क्यूरेटर। क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। ये सब ऐसे ही मतलब बताने के लिए है। कहने का मतलब ये है ना कि स्पर्मेटोफाइटा का अगर बेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ना है ना तो आपको जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर साहब का पढ़ना होगा। अब बुक कौन सा है? जेनेरा प्लांटेरम। सबसे मेन चीज़ क्या है पता है? ये स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड कर दिया, बाकी को छोड़ दिया, बाकी वाला बेचारा कहाँ जाएगा? तो जब भी हमको सीड बियरिंग प्लांट के बारे में डिटेल अध्ययन करना होता है कि जो प्लांट सीड बियर करता है, सीड को धारण करता है, उसके बारे में अगर अध्ययन करना है तो हम इनके बुक को प्रेफर करते हैं। बाकी प्लांट का अध्ययन करना है तो हम अब आगे पढ़ाते हैं ना किसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो अपना सिलेबस है, सबसे लास्ट नहीं एक्चुअली में, इसके बाद भी एक और रहेगा, लेकिन जो अपना 11th के एनसीईआरटी का सिलेबस है, एक्चुअली में 11-12 के एनसीईआरटी के बेस पे है, वो उसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया गया था R.H. विटेकर साहब के द्वारा 1969 में। इसके क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? इनके क्लासिफिकेशन का आधार था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, बॉडी जो होता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसा है, नहीं है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। तीसरा था इनका आधार रिप्रोडक्शन। चौथा आधार था फाइलोजेनी, देख रहे हैं फाइलोजेनी प्रेफर कर रहे हैं। और पांचवा आधार था न्यूट्रिशन। भाई साहब ये भोजन कैसे ले रहा है? यही 5 तो अपना बेस है। ज़रा सोच के देखिए, हम अपना फाइलोजेनी देखते हैं, एकदम देखते हैं, हम अपना बॉडी का चेकअप करवाते हैं, हम अपना सेल का कंसेप्ट देखते हैं, हम अपना न्यूट्रिशन, सबसे मेन तो भोजन है, हम भोजन देखते हैं, एकदम देखते हैं। तो ये 5 आधार पे R.H. विटेकर साहब हर एक स्पीसीज को 5 किंगडम में बांट दिए। कितना किंगडम? 5। इसमें भी कुछ अपवाद है, वो हम देखते हैं। ये बोलते हैं कि देखो बेटा, सबसे पुराना किंगडम जो है ना वो है किंगडम मोनेरा। कौन है? किंगडम मोनेरा। तो पहला इनके में बाता हुआ कौन सा किंगडम है? सॉरी, सर्दी, नमी से होता है सर्दी। पहला किंगडम कौन सा है? किंगडम मोनेरा। बोलते हैं देखो बेटा, ये किंगडम मोनेरा जो है गलती से एक नया किंगडम को ओरिजिनेट कर दिया जो था किंगडम प्रोटिस्टा। किसको बना दिया? किंगडम प्रोटिस्टा को। बोले कोई बात नहीं सर जी, हमको ये बताइए किंगडम प्रोटिस्टा से क्या क्या बना। बोले देखो, किंगडम प्रोटिस्टा से 3 किंगडम बना है। कितना किंगडम बना है? 3। पहला किंगडम जो प्रोटिस्टा से बना होगा वो होगा किंगडम प्लांटी। दूसरा किंगडम जो बना होगा वो होगा किंगडम एनिमेलिया। और तीसरा किंगडम जो बना होगा वो होगा किंगडम फंजाई या फंगी। हमको लग रहा है मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर में डालते हैं इंक। आप लोग 2 मिनट करिए रेस्ट। हम लोग इस 3 किंगडम को बांट दिए। हम क्या करते हैं, इसके इधर लाइन खींच के देखते हैं भाई साहब क्या गड़बड़ी हुआ है। देखिए, हम किंगडम मोनेरा से पूछे बेटा तुम ये बताओ, तुम और किंगडम प्रोटिस्टा में मेन अंतर क्या है? तो बोला सर जी हमारे में अंतर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब हमर मेनली डिवीज़न हुआ है सेल के आधार पे। बोले क्या? तो बोलता है सर किंगडम मोनेरा जो है वो तो ऐसा है जो प्रोकैरियोट का ग्रुप है, और किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो ऐसा ग्रुप है जिसमें यूकैरियोट मिलता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना है। तो बोला हाँ यही हुआ है, क्योंकि मोनेरा से ही कौन बना है? प्रोटिस्टा बना है। हम बोले बहुत बढ़िया। अब ये बताओ किंगडम प्रोटिस्टा को बोले तुम हमको ये समझाओ कि तुम्हारे और इसमें अंतर क्या है।
तो बोला सर हमारे और इसके में अंतर जो मेन बेसिस है वो है थैलस या बॉडी का कम्प्लेक्सिटी, मतलब हमारा कितना जटिलता है। तो हम बोले क्या मतलब है बेटा इसका? तो बोला सर जी हम खुद हैं यूनिसेलुलर। कैसे हैं? यूनिसेलुलर। और ऊपर वाला क्या है? मल्टी सेलुलर। हम बोले इसका क्या तात्पर्य हुआ? बोला देखिए सर, मोनेरा तो हो गया प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट सामान्यतः यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है, मतलब उसमें बोलना है ही नहीं कि वो यूनी है या मल्टी है। अब देखिए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो है सर यूकैरियोट और साथ में है यूनिसेलुलर, मतलब प्रोटिस्टा में ऐसे जीव आएंगे जो एक तो यूनिसेलुलर होंगे और साथ में यूकैरियोटिक हो गए, और इसके ऊपर जो भी है तो यूकैरियोट ही, लेकिन सब कैसा हो गया? मल्टी सेलुलर। हम किसको बना रहे हैं वो देखिए, प्रोकैरियोटिक से बना है यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक जो है पहले यूनिसेलुलर बना है तब बना है मल्टी सेलुलर। और इस तीनों किंगडम में कोई लिंक नहीं है, मतलब ये तीनों किंगडम अलग अलग बना है प्रोटिस्टा से। मतलब सब के दादाजी मोनेरा, बाबूजी प्रोटिस्टा, और तीनों क्या है? बेटा है। मतलब ये तीनों भाई है या बहन है, कुछ भी है, जो मानना है मान लो। ये तीनों बस सिबलिंग है जिनके एक कॉमन बाबूजी हैं और उनके एक कॉमन दादाजी हैं, दादी का कोई अता पता है नहीं, तो हमको उससे मतलब है भी नहीं। अब न्यूट्रिशन देखते हैं, तो जब न्यूट्रिशन हम देखते हैं तो पता चलता है मोनेरा जो है ना वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है। हम पूछे कि बहुत बढ़िया, तुम ऑटो और हेट्रो दोनों हो, तनी डिटेल समझाओ। तो बोला सर जी हम ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक भी कर लेते हैं और कीमोसिंथेटिक भी कर लेते हैं। हम बोले ई सब क्या होता है, ई समझाओ। तो बोला सर आपको इसके लिए वेट करना होगा। कितना वेट करना होगा? जब आप किंगडम मोनेरा पढ़ाइएगा उस समय सबको समझा दीजिएगा। तो हम भी वही कहना चाह रहे हैं कि हम जब किंगडम मोनेरा पढ़ाएंगे तो आपको इस दोनों को समझाएंगे। ऑटोट्रॉपिक जो होता है ना दो होता है, अभी बस ओवरव्यू लीजिए, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है ऐसा ऑटोट्रॉपिक जो लाइट को एनर्जी को यूज करे, और कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है ऐसा ऑटोट्रॉपिक जो केमिकल एनर्जी को यूज करे अपने भोजन बनाने के लिए, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक देखिए, हेट्रोट्रॉपिक भी इसमें सब मिलेगा। एक होता है सेप्रोफाइटिक, सरा गला को खाएगा, ठीक है। दूसरा होता है होलोजोइक, तो होलोजोइक कंडीशन तो इसमें मिल ही नहीं सकता है। पैरासाइटिक, अच्छा पैरासाइटिक मतलब क्या होता है? जो हमको बीमारी करेगा और फिर वो, अरे हमको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी क्यों करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको बीमारी इसलिए करता है ताकि उसको भोजन मिल सके और रहने का जगह मिल सके, वो मारने नहीं आता है। जो पैरासाइट होता है वो कभी भी मारने नहीं आता है। वो अगर हमको मार देगा तो साला उसका खुद ना भोजन उसका बर्बाद हो जाएगा, हम मर जाते हैं, समझे। जब हम इसका न्यूट्रिशन देखते हैं तो इसमें भी दोनों मिलता है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक में मेनली मिलता है फोटोसिंथेटिक। अब जब हम ऊपर गए तो बोले कि बेटा और आगे बढ़ो, तो पता चला किंगडम प्लांटी प्योरली ऑटोट्रॉपिक है और उसमें भी फोटोसिंथेटिक है। किंगडम एनिमेलिया जो है हेट्रोट्रॉपिक है, कोई भी ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा, और उसमें भी ये सेप्रोफाइटिक नहीं है, ये होलोजोइक नेचर का है। मतलब मेनली ये होलोजोइक और होलोफाइटिक में अंतर होता है। सेप्रोफाइटिक में होलोजोइक मतलब होता है खाएंगे अंदर पचाएंगे, और सेप्रोफाइटिक मतलब होता है पहले हम पूरा एंजाइम को बकोर लेंगे, पचा लेंगे, फिर जो पच जाएगा उसको खा लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बकोरते हैं, एंजाइम डाइजेस्टिव निकलो बाहर, खाना पच गया अब खा लो, उल्टी को वापस खा लो, ये ऐसा नहीं करते हैं, सोच के ही गिना रहा है। किंगडम फंगी में क्या है, ये प्योरली हेट्रोट्रॉपिक है, ऐसा कोई भी फंगी नहीं है जो हेट्रोट्रॉपिक नहीं हो, और ये दो नेचर में मिलता है, सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक नेचर में, मतलब दो ही कंडीशन में किंगडम फंगी खाता है। तो क्या मतलब है देखिए जरा, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली डाइवर्स कंडीशन न्यूट्रिशन में कहाँ है? मोनेरा में। मोनेरा इस ब्रह्मांड के हर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जिस्ट करता है। मोनेरा इस ब्रह्मांड के हर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जिस्ट करता है, बाकी सब लिमिट में आ जाता है। चूँकि हम क्यों बता पा रहे हैं कि ये प्रोटिस्टा इसी से बना हुआ, क्योंकि ज़रा सोच के देखिए, अगर इससे ये बनता, ये सारा मोड होना चाहिए था उसमें, इसमें सब मोड है तभी ना इससे बन के छट छट के जा रहा है। कम्प्लेक्सिटी के आधार पे बांटना शुरू होता है ना। कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ जो होता है सिंपल बनना शुरू होता है बाहर से, लेकिन अंदर से वो और कम्प्लेक्स होता है। तो प्रोटिस्टा हो गया, ये हो गया। इतना डिवीज़न करने के बाद कुछ
अभी भी नाखुश है। 2-4 गो आदमी खड़ा हो गया, बोला हमको ये बताइए विटेकर साहब, वायरस को कहाँ रखेंगे, वायरॉन को कहाँ रखेंगे, प्रायोन को कहाँ रखेंगे, लाइकॉन को कहाँ रखेंगे, लाइकेन को कहाँ रखेंगे, ये सब कहाँ रहेगा इस 5 किंगडम में। अब विटेकर साहब का दिमाग खराब। विटेकर साहब बोले कि भाई हमको छोड़ दो, हमको पगलाने उगलाने मत दो, पढ़ लो आराम से, काहेले इसको तुम जोड़ रहा है, ये फालतू का ये 5 को जुड़ेगा, इसको तहस नहस कर देगा, इसको अपना अलग से पढ़ लेना। वही करते हैं हम लोग, इसके लिए एक अलग ही ग्रुप बना दिए हैं, हमको मतलब ही नहीं है। ये 5 अलग रहता है, बाकी सब पूरा जीव एक तरफ रहता है। जैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ, इसमें भी कुछ त्रुटि निकल गया। अब जो त्रुटि निकला उसको सही करने के लिए एक और आता है जिसको बोलते हैं 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। कौन सा नंबर का है? 6ठा। 3 डोमेन। कार्ल उज साहब आए, ये आरएनए के सीक्वेंस के आधार पे, मतलब आरएनए सीक्वेंस के आधार पे 3 डोमेन दे दिए। क्या दे दिए? 3 डोमेन। बोले कि भाई साहब तुम लोग किंगडम क्या कर रहा है, हम तुमको किंगडम से ऊपर पहुंचा देते हैं। 3 डोमेन, इसको बोलते हैं सुपर किंगडम। क्या बोलते हैं इसको? सुपर किंगडम। अगर आपको बाहर का आवाज़ आ रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जब हाथी चलता है तो कुत्ता सब भौंकते रहता है, भाव 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 भाव, तो आप समझ लीजिए मतलब समझ लीजिए कि आपको पढ़ने से मतलब है, बाकी आवाज़ से क्या लेना देना है अपने को। किसी कोचिंग में जाइएगा तो ऐसा थोड़े कि सिर्फ मास्टरे का आवाज़ आता है, सबका आता है। देखो 3 डोमेन कौन दिया है? कार्लोज। ये बोले कि किंगडम क्या करता है, तुम किंगडम के ऊपर बढ़ो, और ऊपर जो बढ़ेगा ना वो जो चीज़ आएगा वो डोमेन, और डोमेन को ही बोलते हैं सुपर किंगडम। क्या बोलते हैं? सुपर किंगडम या एक्स्ट्रा किंगडम। आप ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। एक ग्रुप है आर्कीबैक्टीरिया, समझे? आर्कीबैक्टीरिया जो है ना, मोनेरा में रह के इतना उछल कूद मचाया कि पगला गया साइंटिस्ट। पगला इसलिए गया कि आर्कीबैक्टीरिया कभी कभी मोनेरा के जैसे बन जाता, कभी कभी एनिमल के जैसे बन जाता, कभी कभी प्लांट के जैसे दिखने लगता। समझ में नहीं आ रहा था ये आर्कीबैक्टीरिया के साथ करे क्या। तो कार्ल साहब बोले क्या करेगा, आर्की को एक हम डोमेन दे देते हैं, आर्की डोमेन, एक को दे देते हैं बैक्टीरिया डोमेन, और तीसरे को दे देते हैं यूकैरिया डोमेन। हम बोले कि बहुत बढ़िया साहब, आप 3 डोमेन बना दिए, अब हमको बताइए इसका क्या करें, इसका अचार डालें। तो बोले देखो आर्की डोमेन में जो किंगडम आएगा वो होगा आर्कीबैक्टीरिया का। हम बोले बहुत बढ़िया, मतलब साहब आप आर्कीबैक्टीरिया को साइडे कर दिए। हम बोले करेंगे नहीं, बदमाशी कर रहा था 5 किंगडम मोनेरा के अंदर, करो साइड, पटको बाहर कर दिए। बैक्टीरिया को जो किंगडम दे दिए उसको बोल दिए किंगडम मोनेरा। देख रहे हैं सबका किंगडम हम बांट रहे हैं, किंगडम बांट रहे हैं मतलब सबका राज्य क्षेत्र अलग अलग है, ना तुम मेरे में आओ ना हम तुम्हारे में जाएंगे। तुम फिर भी देखते हैं ना, आपको पता है ना, कोई 1-2 जो होता है ना इधर उधर करते रहता है। अब जो 1-2 इधर उधर करता है ना वही तहस नहस करता है सब चीज़ को। तो ये मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेगा। इसमें जो गलती होगा वो आगे फिर सुधरेगा। तो किंगडम मोनेरा। यूकैरिया के लिए हम 4 किंगडम नियुक्त कर दिए। कितना किंगडम नियुक्त कर दिए? 4। पहला दे दिए किंगडम फंगी, दूसरा दे दिए किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा पहले आएगा, किंगडम फंगी बाद में आएगा। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, और सबसे लास्ट में किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो अपने पास अब कितना किंगडम हो गया? 6। इसीलिए 3 डोमेन सिस्टम को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। 5 से कितना हो गया? 6। और कौन दिया? कार्लोज। किसके आधार पे? आरएनए के सीक्वेंस के आधार पे। अपना क्लासिफिकेशन हो गया, सिस्टम खत्म। यहाँ के बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। ध्यान रखिएगा हम आर.एच. विटेकर साहब को फॉलो कर रहे हैं, इनको एक्चुअली में कर ही रहे हैं। किंगडम मोनेरा में ही हम आपको बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ाएंगे, फाइकोमाइसिटीज पढ़ाएंगे, मतलब वो हर एक सेल के बारे में बताएंगे जो प्रोकैरियोटिक होगा, और वायरस, वायरॉन्स, लाइकेन्स, ये सब इसी में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।
ठीक है।